Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafahat Khan and we are back with the chemistry section of Nmdcat 2020 paper this time and with the complete explanation, and let's get started. Okay. The first question says alkyl halides involve CX bond breakage and CNU bond formation simultaneously would follow the mechanism. CX represents a primary alkyl halide. Okay, अगर यहाँ पर कार्बन के साथ कोई और कार्बन्स होते, मतलब एक से ज्यादा कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता, तो फिर वो या सेकेंडरी या टर्शियरी बन जाता. लेकिन since there is no other carbon atom directly bonded to the carbon to which the halogen is bonded, therefore this is a primary alkyl halide. ठीक है, CX फार्मूला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है. एंड फ्रॉम थियोरी यू नो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑल आर अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, इसलिए इसका SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2. ठीक है, एंड SN2 इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वो सेकंड ऑर्डर है इसका. ठीक है, इसलिए इसे SN2 मैकेनिज्म कहते हैं. आगे 42 says secondary alkyl halide is Acha, the definition of secondary alkyl halide is that the carbon to which the halogen is bonded, that carbon should be directly bonded to two other carbon atoms. Okay, two other carbon atoms उसके साथ directly bonded होने चाहिए. यहाँ पर सिर्फ एक ही carbon atom इसके साथ directly attached है ऑप्शन ए में, बाकी दो हाइड्रोजन है, तो ये secondary नहीं, ये primary ही है. यहाँ पर second option में देखें, इसके साथ directly attached कोई भी carbon atom नहीं है, ये भी primary है. ऑप्शन सी में देखें तो ऑप्शन सी में अगर आप देखें, यहाँ पर इस कार्बन एटम जिस पर हैलोजन बॉन्डेड है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन एटम ऊपर और एक कार्बन एटम साइड पे, दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड है टू द सेम कार्बन ऑन विच द हैलोजन इज अटैच्ड. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. दिस इज योर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी है. ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. आगे after 42 comes 43. Rx on reaction with alcohol forms. अच्छा, अल्कोहल्स के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा, मतलब अल्काइल हैलाइड्स का अगर होगा, Rx रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल होता है ROH. तो आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा होगा कि क्या होता है इसमें एक्सक्यूज मी, ROR प्राइम बन जाता है. ठीक है, मतलब ROR बन जाता है, ईथर बन जाता है, और HX दूसरी साइड से निकल आता है. ठीक है, HX निकल जाता है. ठीक है, सो ROR ईथर का जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, ईथर बन जाता है, एंड ईथर इसमें से ये रहा ऑप्शन बी. आगे चलते हैं. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज. अच्छा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम काफी सिंपल है. ठीक है, इसको मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर. अगर आप गौर से देखें इसे, इसमें C6H5O दिया हुआ है. ठीक है, C6H5O एंड ब्रैकेट्स में आपके पास दो CH3 भी लगे हुए हैं. ठीक है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. C6H5 ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये बेंजीन रिंग आ गई आपकी. ठीक है, 5 हाइड्रोजन है. ठीक है, अब एक ऑक्सीजन है. ठीक है, तो वो एक ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? वेल, अगर आप देखें, अच्छा, बेंजीन इनमें से किसी एक में भी बेंजीन नहीं है. ठीक है, तो ये बेंजीन नहीं होगा. ठीक है, फॉर्मूला में आप देखें तो बेंजीन का कहीं नामो निशान फेनल करके या बेंजीन करके नहीं दिया हुआ. तो ये एक हेक्सागोनल रिंग तो आ गई आपके पास. ठीक है, लेकिन बेंजीन की नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद एक ऑक्सीजन को हमें अकोमोडेट करना है. ठीक है, एक ऑक्सीजन अकेला है, तो ऑक्सीजन को अकोमोडेट करने के, अगर आप इस ऑक्सीजन को एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक कार्बन पर अकोमोडेट कर दें, और ये जो दो मेथल ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनको आप अगर अटैच कर दें साइड कार्बन्स पर, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, एंड आई थिंक इससे ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, अब मैच कर लेते हैं. तो 2,6 बोला हुआ है. ठीक है, 2 हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या, ये जो कीटोन वाला कार्बन एटम है, इसको सबसे इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे. इसको ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देंगे क्योंकि कीटोन जो है उसके प्रेफरेंस कीटोन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेथल ग्रुप्स. ये आपको थियोरी से पता होगा. ठीक है, उसके बाद आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नंबरिंग कर दें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग कर दें. तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कर लूंगा. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अब अगर आप नेम देखें इसका,
2,6 डाइमेथल साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है। 2,6 इसलिए क्योंकि सेकंड कार्बन पर और 6 कार्बन पर दो मेथल ग्रुप्स हैं, इसलिए डाइमेथल आ गया, ठीक है। एंड साइक्लोहेक्सानोन, हेक्स कहते हैं 6 कार्बन्स को, साइक्लो क्योंकि ये एक सिक्लिक स्ट्रक्चर है, एंड हेक्सानोन ONE इसलिए क्योंकि ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन यहाँ लगा हुआ है। So option B is the correct answer. हाँ, I know this was a tricky question, but guys ये trial and error से हो जाता है, ठीक है। एंड इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि एंड में करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा फिनॉल का बेसिकली ये कॉमन नेम पूछा हुआ है, कार्बोलिक एसिड कहते हैं फिनॉल को कॉमन नेमिंग में। अब 46 देख लेते हैं। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है? वेल इसकी रीजनिंग ए लेवल्स वाले तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं और इंटर वाले भी पढ़ चुके हैं। तो फिनॉल एसिडिक ज्यादा क्यों होता है अल्कोहल से? क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है it is more stable due to delocalization of electrons, delocalization of the pi electrons, और या delocalization of the negative charge on the oxygen। आपको पता है कि this is your phenoxide ion, right? O negative, so ये जो negative charge होता है it gets delocalized or it gets spread over the entire benzene ring, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये conjugate base ज्यादा stable हो जाती है। And the more stable the conjugate base is, the stronger the acid is. ठीक है guys? So delocalization of the negative charge over the benzene ring. So the best answer is gonna be delocalization, not the positive charge, not the positive charge. Delocalization of the negative charge in the OH group or delocalization of the negative charge on the ring. Option C answer है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। 47. The common name of the following aldehyde is, अच्छा ये common name इसका पूछा हुआ है। ये guys बड़ा simple है, ठीक है। इसमें आपने बस ये जो कार्बन एटम एल्डिहाइड का होता है इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ होता है उसे हम अल्फा कार्बन कह देते हैं, फिर उसके बाद बीटा, फिर गामा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन पे आपका मेथल ग्रुप लगा हुआ है और बीटा कार्बन पे आपका क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन एटम्स हैं आपके पास। सो बीटा क्लोरो, बीटा पर क्लोरो ग्रुप आ गया, अल्फा मेथल, अल्फा पे मेथल ग्रुप आ गया, एंड प्रोपियोन एल्डिहाइड होगा। प्रोपियोन एल्डिहाइड इसलिए होगा, प्रोप मींस 3 कार्बन्स, सो एन एल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन्स, so that's why it's gonna be beta chloro alpha methyl propione aldehyde, and option C is the correct answer. Okay, then 48, which of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compounds? Well guys इसको याद कर लें, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, HSO3। आगे, लेकिन आई डोंट थिंक वी हैव दिस इन आवर सिन बोर्ड सिलेबस, ठीक है, ये सिन बोर्ड से बाहर है। आगे 49, secondary alcohol is the product of reduction of which carbonyl compound? secondary alcohol मतलब किस चीज की रिडक्शन से बनेगा? वेल सेकेंडरी अल्कोहल को उल्टा कर दे, मतलब रिडक्शन का उल्टा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनेगा, वी नो दिस फ्रॉम थियरी, राइट। तो कीटोन को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो दोबारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, एंड इनमें से कीटोन जो है आपका सिर्फ ऑप्शन बी है, प्रोपानोन, ठीक है। आफ्टर 49 we will move on to 50. Which of the following is the strongest acid? Strongest meaning which of these will most readily lose their proton? So इनमें से, और या फिर you can also think of it this way, which of these would have the most stable conjugate base? एंड इसका आंसर ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड होगा, एंड उसकी रीजनिंग भी बता देता हूं मैं आपको। एथेनोइक एसिड means 2 carbon acid, right? तो एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ, एंड ट्राइक्लोरो means 3 Cl atoms। 3 क्लोरीन एटम्स हैं अगर आपके पास, तो 3 क्लोरीन एटम्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, तीनों के तीनों, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो
OH बॉन्ड है ना ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड इट विल मोस्ट रेडिली लूज द प्रोटॉन। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ये इसका बॉन्ड वीक हुआ है, या फिर यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे, इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलराइज हुआ है, ठीक है। पोलराइजेशन मींस weakening of the OH bond. So that's why it will most readily lose the proton and will form its conjugate base, जो कि trichloroethanoate ion होगा, ठीक है। And this ion, since these are very electron withdrawing groups, they'll attract the electron density towards themselves, right? And as a result of this, magnitude of this negative charge will decrease. And अगर negative charge का magnitude decrease कर जाता है फिर क्या होगा, इसकी stability बढ़ जाएगी, stability of this stability increases. And the more stable the conjugate base is, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी ज़्यादा stability होगी conjugate base की उतना ही strong acid होगा, the stronger the acid is, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी बेस्ट है। अच्छा कोई somewhat might say कि fluoroethanoic acid में तो fluorine लगा हुआ है and fluorine is even more electronegative compared to chlorine. Yes, it is more electronegative, but guys remember one thing, there are 3 chlorine atoms in here and there is only 1 fluorine atom in here, so which will have a more stronger effect. Okay, it's the 3 chlorine atoms would have more stronger effect as compared to fluorine. They'll polarize this OH bond more effectively. Okay, so that's why option C is the answer. Moving on to the next, 51. Hydrolysis of acyl chloride results in the formation of, you guys know what acyl chlorides are, right? RC double bond O with a Cl. This is a double, these are 2 partially negatively charged atoms and this is a partial positively charged carbon. Okay, hydrolysis means removal of this chlorine atom and addition of an OH group. Okay, hydrolysis actually means addition of water or addition of an OH group. So जब chlorine atom replace होगा OH के साथ तो बन जाएगा RC double bond O with an OH, and this is a carboxylic acid group. So carboxylic acid will form. 52, the exact reactivity order for carboxylic acid derivatives is, अच्छा guys, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो एसिल क्लोराइड्स होता है। Why? Because this carbon atom is directly bonded to 2 more electronegative atoms and यहाँ पर 2 electronegative atoms हैं, इसलिए the magnitude of this partial positive charge is very very large, and as a result of that what happens, it will be very very reactive towards incoming species. Okay, based on the physiochemical properties, proteins may be classified into simple proteins भी होती है, compound भी होती है, derived भी होती है, तो all of the above, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, बुक में भी लिखा होगा। बेस्ड, इसके डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, बेसिक नॉलेज है। Based on function, thyroxine can be classified as, thyroxine क्या चीज़ है? Thyroxine यार बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा। अच्छा, एंड बाय द वे ये प्रोटीन्स का बायो में भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से शायद, बट खैर थायरॉक्सिन का तो बायो वालों को पता है कि इट्स अ हार्मोन, राइट? सो हार्मोनल प्रोटीन होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास बायो तो होगी, एमडीकैट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में दे दिया है लेकिन इट्स अ बायो क्वेश्चन, ठीक है। 55, एल एस्पार्जिनेज एंजाइम हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा ये अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में यूज होता है, ठीक है, ये एंजाइम। तो बेसिकली ये ब्लड कैंसर होता है एक किस्म का। बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर लेवल, ठीक है, ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन लग रहा है। 55 के बाद 56 पे चलते हैं। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, अच्छा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? गाइस ये काफी सिंपल है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 एंड नाइट्रोजन 3-। सो नाइट्रोजन का जो 3- है और मैग्नीशियम का +2 है, +2 को यहाँ नीचे भेज दे और 3 को यहाँ नीचे भेज दे मैग्नीशियम के बॉटम पे और नाइट्रोजन के बॉटम पे, तो ये बन जाएगा Mg3N2, ठीक है। तो दैट्स द आंसर, Mg3N2, ऑप्शन बी। Then densities of alkali metals are low due to, density का फॉर्मूला क्या होता है? mass divided by volume, right? So इसको अगर हमें लो करना है तो वॉल्यूम को क्या करना करेगा? बढ़ाना पड़ेगा। So
large atomic volume, that's the answer. Densities इनकी low क्यों होती है? Due to large volume. आगे चलते हैं. In third series of transition metals, elements actually, paramagnetic behavior is maximum for manganese 2 positive and paramagnetic behavior, it depends upon the number of unpaired electrons present in the orbitals. ठीक है, जितने भी single electrons present हैं orbitals में, they are responsible for paramagnetism. इस केस में अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, मैं सिर्फ क्रोमियम का शो कर रहा हूं यहाँ पर. क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर है 24. ठीक है, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा आर्गन कोर, जो आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन 4s1 एंड 3d5. ये 4s2 3d4 नहीं है. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको पता होगा. अब इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाने के लिए. तो ये बन जाएगा आर्गन कोर 3d3. एंड इस d ऑर्बिटल में जो d सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको ये भी पता है. ठीक है, एंड इन 5 ऑर्बिटल्स में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी 1 2 एंड 3, एंड तीनों अनपेयर्ड ही होंगे. सो दैट्स व्हाई पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम फॉर क्रोमियम. ठीक है, ऑप्शन ए. बाकियों को भी आप देख लीजिएगा, लेकिन यही आंसर है. ठीक है, मैं टाइम सेव करने के लिए बाकियों पे नहीं जा रहा. देन 60 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, अच्छा ये तो पिछले एमसीक्यू में कर चुके हैं हम, कि इट इज 3d5 4s1 argon core. So option C. Transition element which doesn't show variable valency is, अच्छा जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है वो आंसर है, और दो ही हैं, एक स्कैंडियम है, दूसरा जिंक है. लेकिन गाइस जो बिल्कुल भी नहीं शो करता ना, वो जिंक है. ठीक है, जिंक इज द बेस्ट आंसर. Select the organic compound which belongs to the arene family. Okay, wait guys. Scandium is also a non-typical transition metal and zinc is also a non-typical transition metal. So which doesn't show variable oxidation number या variable valency, उसमें आंसर B भी होना चाहिए और C भी होना चाहिए. इसमें कोई एक आंसर नहीं होगा. ठीक है, 61 आप ये करेक्ट कर लें, ये दोनों आंसर्स करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, कोई एक आंसर नहीं है इसका, स्कैंडियम और जिंक दोनों है. आगे, select the organic compound which belongs to the arene family. arene मतलब बेंजीन के ग्रुप में जो भी बिलोंग करती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेंजीन itself is an arene, बेंजीन दिया हुआ है इन्होंने. Now, the type of isomerism existing in a compound of molecular formula C2H6O is, C2H6O, well ये तो ethanol का भी formula हो सकता है, right? CH3 CH2OH. and ethanol का एक functional group isomer ether होता है. CH3O CH3 मतलब dimethyl ether. ये दोनों isomers हैं, functional group isomers. And what are functional group isomers? Well, compounds having the same molecular formula but different functional groups, and of course the functional groups are different. इसमें OH है, इसमें सिर्फ O है. ठीक है. Then moving on to the next 64. Which of the following compounds shows geometrical isomerism? Geometrical मतलब cis trans isomerism किस वाले में है? ठीक है. Okay guys, so geometrical isomerism का आपको पता चल गया कि this is the same as cis trans isomerism, and you know from theory that cis trans isomerism is shown by cyclo 1,3 dimethyl cyclopropane. Okay, 1,3 cyclopropane, इसका cis भी होता है, इसका trans भी होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, cis isomer, अभी ये जो configuration है, this is cis isomer, and फिर जब एक methyl group is above, one of the two methyl groups is above the plane and the other methyl group is below the plane, उस केस में ये trans configuration हो जाएगी. ठीक है, cis means on the same side of the ring and trans means across the ring. ठीक है, either above and below the ring. तो ये ही सीन है. ठीक है, इसलिए there are cis and trans isomers over here. Generic formula of cycloalkane. Well, cycloalkane का जो generic formula है, it is the same as alkenes. ठीक है, and alkenes का general formula क्या होता है? CnH2n. तो CnH2n is the answer.
Electrophile in sulfonation of benzene is SO3. अच्छा guys, ये वाला question, इसके जो options है ना, they are outside the sin board. ठीक है, सिन बोर्ड की बुक से बाहर है, लेकिन फेडरल बोर्ड की बुक में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आंसर है। ठीक है, सिन बोर्ड की बुक में एक और इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है जो कि आंसर नहीं है। ठीक है, जो कि गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें तो वो आंसर चाहिए था ना, या फिर ये एमसीक्यू देना ही नहीं चाहिए था इन्हें। आगे, द फॉलोइंग हैज आईयूपीएसी नेम ऑफ। अच्छा, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग के लिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे 2 मेथल ग्रुप्स लगे हुए हैं एंड थर्ड पोजीशन पे 2 मेथल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो 2,2 डायमेथल एंड 3,3 सॉरी डायमेथल नहीं, 2,2 एंड 3,3 टेट्रामेथल, क्योंकि 4 मेथल ग्रुप्स हैं। एंड स्ट्रेट चेन में अगर आप देखें तो 5 कार्बन एटम की चेन है, मतलब पेंटेन है। सो इट्स 2,2 3,3 tetramethyl pentane. So 2,2 3,3 tetramethyl pentane, option B is the correct answer. And 68, acetophenone can be formed by which of the following reactions of benzene? Acetophenone का formula आपको पता होगा, इसमें benzene है। ठीक है, and this is the structure almost। wait, एक एंड में मेथल ग्रुप भी लगा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज योर एसिटोफिनोन। एंड एसिटोफिनोन में अगर आप देखें तो इसमें क्या चाहिए, किस रिएक्शन से ये बनेगा विद बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन रिंग तो एक आपके पास है, राइट। बेंजीन के साथ साथ आपको एक एसिल क्लोराइड चाहिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3 विद अ Cl, ये वाला एसिटाइल क्लोराइड चाहिए आपको। तो ये एसिलेशन रिएक्शन है, इसका आंसर ऑप्शन बी। Then in alkanes each carbon has hybridization. Alkanes में क्या hybridization होती है भाई? Alkanes सारे उनके tetrahedral structure होता है, right? Single bonded, तो sp3 hybridization होगी, option A. And 70, when CH3 is attached to the benzene ring, it makes the ring. CH3 क्या चीज है? CH3 is a good activating group. ठीक है, it is an activating group. अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन को वो एक्टिवेट कर देगा। इट विल मेक बेंजीन मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेट कर रहा है, मतलब बेंजीन को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना रहा है। ठीक है, बिकॉज एक न्यूक्लियोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। तो बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल मोर इजीली उसे अप्रोच करके उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो गुड न्यूक्लियोफाइल आंसर है इसका। What does the CH3 do to the benzene ring? It makes it a good nucleophile. It activates the benzene ring. ठीक है, एंड यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड 71 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।